नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में इस बार दो जंग एक साथ लड़ी जा रही। पहली जंग तो महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में, और दूसरी जंग इन दोनों के बीच में, शरद पवार वर्सेस अमित शाह, चाणक्य 1 वर्सेस चाणक्य 2। और ये चुनाव ना सिर्फ इंडिया अलायंस की ताकत तय करेंगे, एनडीए की ताकत तय करेंगे, ये चुनाव ये भी तय करने जा रहे हैं कि शरद पवार और अमित शाह में दम किसमें दम है। 84 साल के शरद पवार में दम है या उनसे 24 साल छोटे अमित शाह में दम है। किसकी बाजी से गेम पलटा जाएगा महाराष्ट्र का, अमित शाह या शरद पवार? अब दोस्तों, यूं तो महाराष्ट्र के इस संग्राम में सारे ही खिलाड़ी मौजूद हैं, सारे ही किरदार हैं। वो चाहे मोदी हो जिनको निपटना राहुल गांधी से, या फिर उद्धव ठाकरे हैं जो निपटाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे को, या फिर अजीत पवार हैं या देवेंद्र फडणवीस, सारे ही खिलाड़ी मैदान में, सबके अपने एजेंडे हैं, अपने टारगेट से। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो रियल बैटल है, बैटल ऑफ विट्स, शतरंज पे जो खेला जा रहा है, दो ही लोग हैं, शरद पवार वर्सेस अमित शाह। और दोनों ही अपने को चाणक्य मानते हैं। कौन चाणक्य, मैंने आपको कहा 23 तारीख को तय होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि शरद पवार और अमित शाह के बीच में जो जंग है, ये 2 महीने पहले ही गर्मा गई थी। और गर्माई तब जब सारे लिहाज छोड़कर अमित शाह ने भरी महफिल में कह दिया कि अगर इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सरगना है, अगर करप्शन का कोई किंग है, तो एक ही है और उसका नाम है शरद पवार। सारे लिहाज छोड़कर खुला कीचड़ उछाल दिया शरद पवार पर। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? अब अमित शाह महाराष्ट्र में मराठा लीडर शरद पवार, उसके ऊपर कीचड़ उछाल कर चले तो गए। भ्रष्टाचार का किंग तो कह दिया, सरगना तो कह दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही शरद पवार ने पलटवार किया। और पलटवार ऐसा किया कि मुझे लगता है कि 2014 के बाद कोई हिम्मत नहीं कर पाया ऐसा तीर छोड़ने पर अमित शाह पर, और तीर सीधे छाती पर लगा जाके शाह साहब के। शरद पवार ने कहा कि मिस्टर शाह हैसियत भूल गए। ये वही शाह हैं जो गुजरात में अपराध में जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ी पार कर दिया था। यानी गुजरात की जेल में भी नहीं रखने लायक थे, इनको महाराष्ट्र भेजा गया, गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया। और ऐसा तड़ी पार व्यक्ति, आदमी आज इस देश का गृह मंत्री। और उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा गृह मंत्री, ऐसी हुकूमत यहां तड़ी पार चला रहे हो, क्या देश महफूज हो सकता है? जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बात किया था, वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर आज दे गए। अब दोस्तों, वो चाहे शरद पवार हो या अमित शाह हो, दोनों तरफ से तीर चले और जहर में डूबे हुए तीर चले और सीधे छाती पर जाकर मारे गए। एक से बढ़कर एक आरोप लगे। शरद पवार ने शाह को नहीं छोड़ा, शाह ने शरद पवार पे मुरव्वत नहीं की। सच्चाई ये है कि शरद पवार का मानना है कि जो उनकी पार्टी है एनसीपी, उसको जो तोड़ने के पीछे आदमी है वो मोदी नहीं है, वो अमित शाह है। अमित शाह ने ही उनकी पार्टी तोड़ी, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डराकर प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को, उनके भतीजे अजीत पवार जैसे लोगों को। और उधर अमित शाह का मानना है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, अमित शाह को लगता है कि अगर शरद पवार जैसा खिलाड़ी हटा दिया बिसात से, अगर शरद पवार को हरा दिया गया तो महाविकास अघाड़ी को हरा दिया गया। यानी शरद पवार एक कांटा है शाह के रास्ते में, सबसे पहले उनको टारगेट कर रहे हैं। अब सच्चाई ये है, मैंने कहा ना, जो भी फैसला होगा 23 को होगा। सच्चाई ये दोस्तों, अब दोस्तों एक हकीकत ये है इस पूरे खेल में जिसको समझना ज़रूरी है कि शरद पवार और अमित शाह में काफ़ी फ़र्क है, उम्र का भी फ़र्क है, सोच का भी फ़र्क है। और अगर मैं आपको बताऊं, 1978 में 1978 में जब शरद पवार ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, जब शरद पवार अपने करियर के पीक पर थे मुख्यमंत्री,
उस वक्त अमित शाह की उम्र 14 साल की थी, 13-14 साल की उम्र थी। ये डिफरेंस है उम्र का। और अगर आप राजनीति की बात करें तो अमित शाह कम से कम 20 साल छोटे हैं। जिस वक्त राजनीति शुरू करी थी शरद पवार ने 1967-68 में, उस वक्त शायद अमित शाह प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे। बहरहाल आज की तारीख में ये जो जंग है गहराती चली जा रही है, और सवाल जो सबसे बड़ा वो एक ही है कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में जो मुकाबला है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य में, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 स्टेट में हिंदुस्तान के इन टर्म्स ऑफ सीट्स, सबसे ताकतवर प्रदेश में, इस लड़ाई में मुकाबला तो मोदी और राहुल गांधी का है, लेकिन जो असली जंग है वो शरद पवार और अमित शाह की। और इस जंग में जीत किसकी होगी, कौन जीतने जा रहा है, कौन भारी पड़ने जा रहा है, और जो मैंने कहा किसके दांव से बाजी पलटने जा रही है, अमित शाह और शरद पवार। द बिगेस्ट क्वेश्चन, शरद पवार और अमित शाह। अब दोस्तों आज का जो सवाल है वाकई बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं इसका जवाब देना। कुछ कोशिश करी मैंने आपको जवाब देने की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी तह में जाएं तो हमें एक्सपर्ट्स भी फिर महारती ही चाहिए होंगे। आज मैंने जावेद अंसारी साहब को बुलाया, बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं इस मुल्क के। 1980 से 1980 के दशक से शरद पवार को जानते हैं, बहुत भीतर तक जानते हैं। उनको मैंने कहा कि आपकी मैं एनालिसिस सुनना चाहता हूँ शरद पवार वर्सेस अमित शाह में, वो आए। इसके अलावा सुधीर सूर्यवंशी शरद पवार को भी ट्रैक कर रहे हैं, गुजरात लॉबी को भी ट्रैक कर रहे हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर को भी बुलाया कि भाई आप कहते हैं कि साहब अमित शाह की रग रग से वाकिफ़ हैं और शरद पवार को भी जानते हैं। तो इन तीनों को मैंने आज बुलाया है, कोशिश करूंगा इस सवाल की तह में जाने का। और ये सवाल अगर आपने समझ लिया तो महाराष्ट्र चुनाव के ताले की चाबी आपको मिल जाएगी। क्या होने जा रहा है ये मोदी नहीं तय करने जा रहे, ये राहुल गांधी नहीं तय करने जा रहे, शरद पवार और अमित शाह की चाणक्य नीति तय करने जा रही है। मेरा सवाल टाइगर ये है कि आपको लगता है कि ये जो अमित शाह बनाम शरद पवार, ये जो एक जंग है जो कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज होती चली जा रही, तलवारें खिंची हुई हैं, ये एक शोडाउन है, क्योंकि एक तरफ शरद पवार के पास सारी महाविकास अघाड़ी की स्ट्रैटेजी है और दूसरी तरफ शतरंज बिछा रखी है अमित शाह ने। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इन दोनों की तुलना मानता नहीं, इसलिए कि शरद पवार के बारे में जो आपने कहा कि उम्र के उस पड़ाव में वो मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली को ललकार के उप मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस तोड़ के उप मुख्यमंत्री बने, इंदिरा गांधी को आंखें दिखाते हुए मुख्यमंत्री बने थे। देख लीजिए, ना उनके पास सीबीआई थी, ना ईडी थी, ना उनके पास पैसा था, उनके पास मात्र व्यक्तिगत संबंध थे और राजनीति करने की एक क्षमता थी, कुशलता थी, दावपेच मालूम थे, और उन्होंने सरकार बनाई जो पुलोद के नाम से जानी थी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीडीएफ बाद में जिसको कहते थे। तो आज अमित शाह के पास सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग यदि निकाल दिए जाए तो मुझे बता दीजिए कौन से राज्य में या इनकी सरकारें बनी, कहां पे इन्होंने बनाई? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होती तो नहीं होती तो क्या मायावती चुप रहती? क्या मायावती जीरो पे आती यूपी में? क्या यूपी में रिपीट होते? ईडी सीबीआई के डर से 2014 से लेकर 2024 अरे टाइगर, आप कहने क्या चाह रहे हैं कि अमित शाह पर शरद पवार भारी पड़ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तुलना ही नहीं सर, तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? अमित शाह के हाथ में सारा सिस्टम है, एक जुगाड़ करता है और एक चेस खेलता है। चेस के एक कानून होते हैं, चेस में हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है, घोड़ा ढाई घर चलता है। ये सारे कानून शरद पवार के लिए है, लेकिन अमित शाह जब चाल चलते हैं तो उनका ऊंट भी सीधा चलता है, उसका घोड़ा भी सीधा चलता है, उसका हाथी जब चाहे तब टेढ़ा चलता है, बोलने वाला कोई नहीं है। चुनाव आयोग को कहोगे कि ये कौन सा है भाई, ये टेढ़ा कैसे चल रहा है, तो बोले चुप रहो तुम तुम्हारे ख्याल में ये कर दो। चुनाव आयोग ने तो बोल ही दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, बीत न जाए रहना। अभी तो रहना एंजॉय कर रहे जी चुनाव आयोग, जेल प्लस सिक्योरिटी, वो अपना एंजॉय करेंगे कि तुम्हारी बकवास सुनेंगे कि चुनाव में ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सारी चीजें यदि माइनस की जाए
तो कहां है अमित शाह? कौन सा ऐसा पॉलिटिकल मूव है जिससे हम कहेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है? आप अजीत पवार को गन पॉइंट पे अपने पार्टी में ले आए, मास्टर स्ट्रोक हो गया। ये जी। मास्टर स्ट्रोक कहलाते हैं क्या? शरद पवार उम्र के इस पड़ाव पे, और शरद पवार जी। के पास आज के डेट में तमाम महाविकास आघाड़ी या जो भी इंडिया गठबंधन है, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके रखे हुए पैसे भी वो निकाल नहीं पा रहे। कोई उद्योगपति उनको पैसे देने में सामने नहीं आ रहा है। फाइनेंशियली टोटली ब्लॉक्ड हो गई है पूरी इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो कोई पैसा भी देना चाहता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई लग जाती है। ऐसे स्थिति में उम्र के उस पड़ाव पे, जिस उम्र में तो हमको तो नहीं लगता कि हम उम्र में इतना घूम भी पाएंगे, और एक ऐसे व्याधि से ग्रस्त आदमी जिसका लाख स्टेज में चल रहा हो, वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति अपने उंगलियों पे घुमा रहा है, और सारी जी। एजेंसियां, सारी पैसे, सारी ताकत, चुनाव आयोग, ये सब लगने के बाद महाराष्ट्र में आया कि डीजी बदलो, चुनाव आयोग ने यूपीएससी का नाम लिया। झारखंड में डीजी बदलो डिमांड आई, 2 मिनट के अंदर डीजी बदले हैं। ये चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को एक रिक्वेस्ट की एक राजनीतिक दल ने कि अरे भाई, एक हमारी तुतारी सिंबल, एक पिपाणी सिंबल सिमिलरिटी होती है, प्लीज इसको ड्रॉप करो। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई जो भी है, भाई एक आदमी अमित शाह लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रहा है। मोदी जी को उसने तीसरी बार शपथ दिला दी प्रधानमंत्री की, और आप कह रहे हैं कोई मुकाबला नहीं शरद पवार से। मैंने आपको फिर कहा दीपक भाई, आप इतना कम करके आ रहे हैं अमित शाह को। नहीं, मैं तो कम से कम जावेद भाई और सुधीर भाई की तरफ से तो गारंटी देता हूं। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, 3 एजेंसी सिर्फ हमारे, हमको चुनाव आयोग भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 एजेंसी चाहिए मुझे। और आप बताइए कौन से पार्टी को चुनाव जितवाना है, उसको जितवा के नहीं दिया तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा, भारत छोड़ दूंगा, और आप बोलोगे उसकी गुलामी करूंगा बची हुई जिंदगी। जावेद साहब, आपको तो भाई इतने बरस हो गए, शरद पवार के कैरियर को उठते हुए आपने देखा है, अमित शाह के कैरियर को उठते हुए देखा। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हम सबके बीच में, और जो भी लोग देख रहे हैं आपको, शरद पवार एक, इसमें कोई संदेह नहीं, 84 साल की उम्र है और एक बीमारी से ग्रसित हैं, एक बहुत ही ऐसी बीमारी, उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी टूट गई, उसके बावजूद खड़े हुए हैं, और एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मतलब आज की तारीख में जो एक्टिव पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट एक्टिव। क्या अमित शाह को थोड़ा सोचना चाहिए था जब अमित शाह ने उनको इस तरह की बातें कही कि साहब ये सरगना है, सरगना बता दिया शरद पवार को, कहा कि ये देश के सारे भ्रष्टाचारियों का जो बॉस है, सरगना वो यही है, सबसे बड़ा मतलब भ्रष्ट आदमी ये है। क्या इस तरह की बातें खुले मंच से अमित शाह को नहीं करनी चाहिए थी? थोड़ा लिहाज करना चाहिए था शरद पवार की उम्र का। क्या गलती कर गए अमित शाह इस तरह की बात करके? यकीनन गलती कर गए, और इलेक्शन में या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा हमेशा कायम रखनी चाहिए। एक शेर है कि दुश्मनी जमकर घरों पर इतनी गुंजाइश रहे कि घर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ऐसा नहीं कर, क्योंकि इतिहास का जो कैलेंडर है ना, वो स्थिर नहीं रहता, रोज बदलता है। जो आज नीचे है कल ऊपर आएगा, वक्त बदलता है। एक वक्त ऐसा था जब अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, अपने गृह प्रदेश में ही नहीं जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको वहां से तड़ी पार किया था, उनको शहर बदल कर दिया, स्टेट बदल कर दिया था। अब आज देखिए, इस वक्त ही इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। तो लेकिन ये सब चीजें हैं, कभी चित कभी पट, इतनी इसमें भूल नहीं जाना चाहिए। नथिंग लास्ट फॉरएवर। ये वही शरद पवार हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी, जो अमित शाह जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने इनकी उंगली पकड़ के अपने राजनीति सीखी है। तो या तो नरेंद्र मोदी जी गलत बयानी कर रहे थे या अमित शाह जी गलत बयानी कर रहे हैं। जो राजनीति के बारे में जो शरद पवार भूल गए हैं, वो बहुत से आज के राजनीतिज्ञ कभी सीखेंगे नहीं। What he has forgotten, others will never learn.
जी। वो सबसे ज्यादा उम्र के तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं और ही इज द सीनियर मोस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द कांग्रेस आइडियोलॉजी। प्रणब ओके। मुखर्जी बहुत हो गए, रहे नहीं, शरद पवार जी का वो है। और आप शरद पवार का सार्वजनिक जीवन देख लीजिए, एक भी लफ्ज ऐसा हल्का कभी उन्होंने नहीं कहा किसी के बारे में, व्यक्तिगत लालचन। एक दिन मैं उनके पास बैठा था और किसी राजनेता के बेटे के बारे में कुछ चर्चा शुरू हुई और टीवी ऑन था और उस पे कि भाई ये करप्शन में है, फलाना है, ये वो। तो हमारे साथ एक और पत्रकार थे, बड़े नामी ग्रामी, उन्होंने पूछा तो कहता नहीं, बच्चों पे, फैमिली पे कुछ नहीं, मुझे जरा सा भी मोह नहीं है, प्यार नहीं है इनके पिताजी के लिए, लेकिन ये तो उनका बेटा है, इसका राजनीति से क्या मतलब, बच्चों को, फैमिली को दूर रखना चाहिए। तो वो उस टाइप की राजनीति करते, वो फरिश्ता नहीं है शरद पवार, लेकिन आज के दिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉमन सेंस रखने वाला और मर्यादा कायम करके राजनीति करना। आप देखिए ना, आपने खुद कहा कि वो 2 जानलेवा बीमारियों से मुचेटा लेते हुए भी आज के दिन हमसे, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वहां के इलेक्शन। सही बात, बड़ी बात है, पहले जानलेवा। और जो अशोक वानखेड़े मेरे मित्र कह रहे थे, पहले कहना ये चाह रहे थे कि इनकी, अगर आप इनके करियर ग्राफ को देखें तो फिर बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तब पता चलेगा ना कि सक्सेस और फेलियर किसका कितना हुआ। एक तरफ सारा लश्कर सरकारी आपके पास है, एक तरफ कुछ भी नहीं है, उसके बाबा, और 3 डिफरेंट पार्टियों को जोड़ के महाविकास आघाड़ी वहां उन्होंने खड़ी की है। अभी जो फिलहाल जो ऐसा लग रहा था कि टूट के कगार पे आ गई, उनके ही हस्तक्षेप से सारी चीजें बची। उन्होंने कहा भाई बराबर बराबर हम लोग लड़ लेते हैं, बाकी हम अपने एलाइज को बांट देते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद देखी जाएगी। मैं एक बात और बस भूल गया था कहना, मैं कहना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक वक्त ऐसा था कि ये लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे एक्शन लेना गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो एक शरद पवार ही थे जो मुंबई से फ्लाई डाउन करके दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल भेजा जाए, उसके बाद ये हो, ये ठीक बात नहीं, सही या गलत, लेकिन उन्होंने ये सुझाव अगेन मर्यादा को बरकरार रखते हुए उन्होंने, ये एक और बड़ी बात जावेद साहब ने कही कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का प्लान था, उस वक्त शरद पवार ने हस्तक्षेप करके कहा कि किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है, उसको जेल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मोदी तो बच गए, लेकिन मोदी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो कुर्सी पर बैठे थे, उनको जो है जेल जरूर भेजा। हालांकि जो मामले दर्ज थे, मोदी सरकार ने जो मामले केजरीवाल पे दर्ज कराए और हेमंत सोरेन पर दर्ज कराए, उस पर कोर्ट ने भी आपत्ति करी कि ये मामले जो थे, इनमें दम नहीं था। एक और बात इनका कहना है कि अमित शाह को थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए था। जावेद अंसारी सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अमित शाह को लिहाज रखना चाहिए था। इस तरह की बात नहीं, एक सीनियर पॉलिटिशियन जो 84 साल के हैं, जिस वक्त पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली शरद पवार ने, तब 13-14 साल की उम्र थी अमित शाह के बाप के बराबर है। उनको सोचना चाहिए था कि इस तरह का लांछन नहीं लगाना चाहिए, कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म से। ये मिस्टर अंसारी का कहना है। सुधीर जी, शरद पवार पर आपने किताब लिखी, आप काफी करीब से शरद पवार को जानते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या अमित शाह जिस तरह से शरद पवार और महाविकास आघाड़ी, उसको हराने के लिए अमित शाह ने जैसे संकल्प ले लिया है, ठान लिया है, कई उनके करीबी लोगों का कहना है अमित शाह के कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे गडकरी रहे ना रहे भाजपा में, चाहे उनका साथ लेना हो ना लेना हो, चाहे एकनाथ शिंदे को यूज एंड थ्रो कर देना हो, लेकिन हर कीमत पर अमित शाह इस बार महाराष्ट्र जीत कर देंगे मोदी जी को। ये लोगों का कहना है जो अमित शाह के करीबी। आपको क्या लगता है कि इस चैलेंज को शरद पवार सीरियसली ले रहे हैं? क्या शरद पवार मेहनत कर रहे हैं? हालांकि जानलेवा बीमारी है, उससे लड़ रहे हैं, 84 साल की उम्र है। क्या इस चैलेंज को बहुत सीरियसली लिया है? कितने घंटे आजकल काम कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आप तो काफी करीब से उनको जानते हैं। देखो दीपक जी, आज भी मैं वाईबी चौहान जो सेंटर है बम्बई में नरीमन पॉइंट पे, वहां पे शरद पवार मेरे ख्याल से सुबह से बैठे हैं और रात के 10-11 कभी कभी लोग बता रहे थे कि 1 बजे तक वहां पे बैठते हैं और इंडिविजुअली सब लोगों को, सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। 1 बजे तक। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं?
भाई Yes, सुबह yes, 7 बजे से रात 1 बजे तक एक ही आदमी काम करता है इस देश में, वो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। 16-17 घंटे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को। आप साहब चेक कर मोदी जी लीजिए। 16-17 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे। आप कह रहे हैं शरद पवार 18 घंटे काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी काम करते नहीं करते वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने शरद पवार जी को सुबह का प्रोग्राम देखा, शाम का प्रोग्राम देखा और रात का प्रोग्राम भी देखा। तो एक और उनके सामने आपका कोई रिपोर्टर हो तो उसको भी भेज दीजिए कि अभी वाईबी चौहान सेंटर के सामने कितना भीड़ जमी है, कितना जमावड़ा जमा है लोगों का टिकट मांगने के लिए। कुछ डेलीगेशन से बहुत लोग हैं, इन लोगों के बहुत बड़ी पैमाने पे भीड़ वहां पे लगी है। तो शरद पवार उनकी राजनीतिक एक वसूल है, वो पावर में रहे ना रहे, सुबह वो 7 बजे लोगों को मिलना शुरू करते, अपने रेसिडेंट सिल्वर हो यहाँ पे हो और मोती बाग वगैरह पूना में हो और बारामती जहां भी हो, 7 बजे लोगों को मिलना शुरू करते और रात के 10, 11, 12 बजे और इलेक्शन का टाइम रहे तो 1, 2 बजे तक वो लोगों को मिलते एट द एज ऑफ 84। और ऐसे ही नहीं कि जो भी कुछ आदमी उनके पास आया उनको मिले बगैर वो आदमी जाता नहीं। ये शरद पवार की खासियत है। शरद पवार ऐसे पॉलिटिशियन है, ये एकदम एक्सेसिबल है, कोई भी आदमी उनको मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। इसलिए महाराष्ट्र में उनके एक वजूद है, इसलिए उनका एक चाहता जो वर्ग है वो बड़े पैमाने पे है। उनके जो पार्टी का टिकट के लिए कम से कम मैंने जब डेटा लिया उनके पार्टी से तो कम से कम 1600 लोगों ने एप्लीकेशन किया है टिकट के लिए उनके पार्टी से स्टेट असेंबली में। तो 1600 लोगों को इंडिविजुअल एक एक आदमी को मिले, एक एक आदमी, सबको 2-2, 4-4, 10-10 मिनट दिए, उनका इंटरव्यू लिया, उनको सवाल पूछे, क्या प्रिपरेशन, कैसे जीतोगे, नहीं जीतोगे, क्या आइडियोलॉजी है, क्या इश्यूज है तुम्हारे कौन से। हर एक आदमी को इंडिविजुअली एंटरटेन करना, मिलना, ये उम्र में अपने जैसे कोई इंसान थक जाता है। लेकिन शरद पवार जी जैसे हम कहते हैं इनडोमिटेबल स्पिरिट उनका है। मुझे लगता है एक सीखने जैसी, सबको सीखने जैसी बात भी है। बड़ी बात सुधीर जी ने कही। उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, और चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव चल रहा है आजकल, सुबह 7 बजे से लेकर अपने ऑफिस में आते हैं और तकरीबन 1-2 बजे तक शरद पवार 84 साल की उम्र में वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, चुनाव की रणनीति जो है वो बिसात बिछाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। टाइगर, एक चीज यहां पूछना चाहूंगा। ये तो चलिए बात रही कि शरद पवार वर्सेस अमित शाह जो कुछ भी है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो बाजी है राइट नाउ, महाराष्ट्र की जो बाजी है वो अमित शाह के हाथ में है या ये बाजी चाणक्य शरद पवार के हाथ में? इस वक्त आज की तारीख में जब हम लोग बात करें, किसके हाथ में बाजी है? शरद पवार के हाथ में बाजी, क्योंकि अमित शाह दिल्ली से चला रहे हैं। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। अमित शाह जिनको बोल रहे हैं कि तुम पार्टी का विद्रोह रोको, उनको ही अपने पार्टी में सुनाया जा रहा है। एक नाथ शिंदे अपना विद्रोह अपने पार्टी में नहीं रोक पा रहे हैं। अजित पवार अपने पार्टी में विद्रोह नहीं रोक पा रहे हैं। चंद्रपुर को लेके मुनगंटीवार आज दिल्ली में आए हुए हैं कि मेरे यहाँ अब बीजेपी ऐसे आदमी को टिकट दे रही है कि जो बाकी लोग जो सालों से बीजेपी के लिए जो दरिया उठा रहे हैं वो क्या करें। हर जगह है। आपको शरद पवार के पार्टी में कोई अभी तक, सुधीर भाई करेक्ट करिए मुझे गलत हो तो, अभी तक जितनी लिस्ट अनाउंस हो गई उसमें शरद पवार के पार्टी में एक आवाज नहीं आई। तो आपको लगता है टाइगर की अभी भी बाजी शरद पवार के हाथ में है? अभी भी बाजी शरद पवार के हाथ में ही है। और यदि कांग्रेस ने अपने पत्ते ठीक ठाक खेल लिए तो क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप। प्लीज, अब मैं आ रहा हूं, मैं इस सवाल पे आ रहा हूं। जावेद साहब को कहीं जाना है दूसरे प्रोग्राम में, एक छोटा सा जवाब जावेद साहब से मैं ले लूं। जावेद साहब, महाराष्ट्र की जो सिचुएशन आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो एज है, क्योंकि आज हम अमित शाह और शरद पवार की बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त जो एज है, जो थोड़ी सी लीड अगर आपको लग रही है, क्या शरद पवार के पास लीड है या अमित शाह के पास लीड है? देखिए, महाविकास अघाड़ी आगे है। इलेक्शन के दिन क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि रिजल्ट में बहुत से फैक्टर्स होते हैं। इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से तोड़ ताड़ के सही गलत, गलत को सही, सही को गलत करके इन्होंने वहां जिस तरीके से वो लोग राज पे हैं, इतने इश्यूज हैं उनके खिलाफ। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अघाड़ी के फेवर में है। अगर अपनी सीट का बंटवारा और ये समन्वय बना के अगर इन्होंने कैंपेन की, अगर शरद पवार की एडवाइस जो सेज एडवाइस है, वॉइस ऑफ सैनिटी इन रीजन, उस पे ये जो लोग चले, तो मुझे जरा सा भी ताज्जुब नहीं है
कि महाविकास आघाड़ी बाजी मार ले। ओके, बेटर अगर कोऑर्डिनेशन अगर कोई खेल ना हो जाए तो जी, ये बाजी मार लेंगे। अगर कोई खेल ना हो जाए, और जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर बेटर कोऑर्डिनेशन, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बरकरार रहता है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, और शरद पवार की राय शुमारी, उनकी जो राय है, उनकी जो सलाह है, सजेशंस हैं, वो राहुल गांधी मानते हैं, उद्धव ठाकरे मानते हैं। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो जावेद साहब का ये कहना है कि हर हाल में महाविकास आघाड़ी ये चुनाव जीतने जा रही है। शुक्रिया आप जावेद साहब आए। मैं जरा अब आगे बढ़ रहा हूं मिस्टर सुधीर सूर्यवंशी के पास। सुधीर जी, ये मैं देख रहा हूं आजकल कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं आजकल, अमित शाह से भी अनकंफर्टेबल हैं, मोदी से हैं, फडणवीस से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि साहब एकनाथ शिंदे झुक गए हैं शरद पवार के आगे, शरद पवार से सलाह ले रहे हैं। तो शरद पवार कौन सी बूटी दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को? ये शिंदे शरद पवार क्या है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं? देखो दीपक जी, जो महायुति में टिकट का बंटवारा हो रहा है, एकनाथ शिंदे जी को कम से कम 100 सीटें चाहिए। वहां पे अमित शाह जी उनको 80 सीटें दे रहे सीट। तो उसकी वजह से एकनाथ शिंदे जी को लगता है कि इतनी कम सीटें मिलेंगी तो कम सीटें चुन के आएंगे तो वो सीएम बन नहीं पाएंगे। और उनका कहना है कि ये एनडीए है, ये महायुति है, तो महायुति जैसे इस टिकट का बंटवारा हो, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में 85 का फॉर्मूला तय हो गया, उसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला चाहिए। लेकिन बीजेपी चाहती है, बीजेपी डोमिनेटेड महायुति है, बीजेपी डोमिनेटेड एनडीए है, लेकिन शिंदे चाहते हैं एनडीए यानी कि सही ढंग से एनडीए चाहिए, जिसमें अजित पवार को भी सेम हिस्सा मिले, वहां पे शिंदे को भी सेम हिस्सा मिले, लेकिन वो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन एकनाथ शिंदे भी एक उनको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जो दसरा रैली हुई थी आजाद मैदान पे, वहां पे भी कहा था, ललकारा था बाकायदा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मुझे कोई कम मत लिखिए। एक्चुअली ये वो अपोजिशन के लिए था कि बीजेपी के लिए था, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा वो बीजेपी के लिए था, क्योंकि मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं भी एक एक जिस ऑटो वाला था, ऑटो से कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेट से एमएलए, एमएलए से मिनिस्टर, मिनिस्टर से सीएम बनो। बाकी तुम्हारा हाथ मेरे पीछे है, लेकिन वो हाथ भी मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए मैं किस शरद पवार के साथ संबंध रखूं या पृथ्वीराज चौहान के साथ संबंध रखूं, और वो किसका एडवाइस कब लूं और किसके जगह पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा कर दूं, ये भी मेरे हाथ में है। गॉट योर पॉइंट। सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि भाई दशहरे की जो रैली थी उसमें एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे कम करके मत आको, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मुझे हल्के में मत लो। सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे से नहीं कह रहे थे, वो दिल्ली को पैगाम दे रहे थे, मोदी और शाह से कह रहे थे कि मुझको हल्के पे मत लेना एकनाथ शिंदे को। और शायद इस मिजाज को, इस दुखती रग पर हाथ रख दिया शरद पवार ने कि आ जाओ, अगर वो नहीं तो मैं हूं। बहरहाल टाइगर, मैं एक सीधे बहुत सीरियस सवाल पे आ रहा हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। मेरे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कुछ इवन मंत्री, कुछ आमदार, विधायक, कुछ ऐसे नेता हैं जो शरद पवार के टच में हैं, जिनको टिकट नहीं मिले। तो क्या बीजेपी ने भी लाइन लगा रखी? क्या बीजेपी के भी कुछ लोग शरद पवार के साथ हैं? क्योंकि एनसीपी वाले तो हमने देख ही लिए। क्या ऐसा है क्या, या ये खबर गलत है मेरी? देखिए, शरद पवार को किसी चीज का परहेज नहीं। उम्र के शरद उस पवार को पड़ाव पे किसी चीज उन्होंने का परहेज नहीं। उम्र के उस पड़ाव पे वो मुख्यमंत्री बने थे जब लोग एमएलए भी नहीं बनते, और उन्होंने जो अपनी सरकार बनाई थी उसमें इतने विभिन्न विचारधारा के लोग थे, इतने अलग अलग विचारधारा के लोग थे कि ये कुनबा सिर्फ वही खड़ा करते थे। वो तो शिव जी की बारात थी, यदि सुधीर जी मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि आप वहां बैठे, आपने शरद जी की किताब लिखी, तो पुलत का वो जो फॉर्मेशन है कि ऐसा अजीब फॉर्मेशन था वो कि बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग इकट्ठा ला के बिठाए थे उन्होंने। तो कभी भी अजीत पवार, शरद पवार कभी किसी जिले में भी जाते हैं तो घोर विरोधी आदमी को भी घर जाके चाय पीते। हाल ही में सांगली में एक जगह उन्होंने उस बेटे को पूछा, जो विधायक था, कि आज पापा, आजकल पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मूवमेंट कम हो गया, तो बोला मैं आ रहा हूं घर पे चाय पीने। वो बीजेपी के नेता थे।
ओके। वो पुरानी बातें याद आई, अरे क्या यार तू विधानसभा में सुधीर जी, ये जो टाइगर कह रहे हैं, सुधीर जी ये जो टाइगर कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि बीजेपी के एमएलए भी टच में है? कुछ एमएलए टच में है शरद पवार के, टिकट मांग रहे हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिन जो एमएलए को टिकट डिनाई किया जाएगा और ऐसे कुछ कद्दावर लीडर है जो चुन के आ सकते हैं और वो वापस आ सकते हैं। हम ये भी बात भूलनी चाहिए कि बीजेपी में कौन से लोग हैं, कि बीजेपी के सब ओरिजिनल लोग नहीं है, वो कांग्रेस से एनसीपी से आए हुए लोग ओके। हैं। तो उनको घर वापसी में क्या ऐतराज है? तो वो तो घर अपने पुराने घर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी बहुत ही छोटी है महाराष्ट्र में। उसका जो एड ऑन है वो कांग्रेस और एनसीपी के लोगों से ज्यादा हुआ है। बड़ी बात। अब ये लोग जिस जगह सत्ता दिखेगी, और वो ऐसे बहुत से 30-40 ऐसे विधायक महाराष्ट्र में वो सिर्फ पावर के साथ रहते, जहां पावर वो चले गए, कौन सा भी इलेक्शन होने दे, कौन सा भी चुनाव होने दो, वो उनके साथ में रहते। अभी उनको लगा कि शरद पवार के साथ पावर आ रही है तो उनके साथ जाने में उनको कुछ परहेज नहीं है। और शरद पवार भी ऐसे आदमी है, वो किसी को अनटचेबल मानते नहीं अपनी राजनीति में। उनके लिए सब शंकर जी की बारात है, सब सारे लोग, हर मेल के लोग इस बारात में शरद पवार के साथ चल रहे हैं। और सुधीर भाई ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं, एमएलए हैं, नेता हैं जो शरद पवार के पास टच में, तो शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, 228 सीटों का, 288 288 का हाउस है महाराष्ट्र में और जाहिर तौर पे 145 के ऊपर बहुमत है। आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी, क्योंकि आपने चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, कोंकण, मुंबई, सब आप घूम चुके हो 2-2 3-3 बार। इस वक्त राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, आज की तारीख में 288 सीटों पर महाविकास अघाड़ी कहाँ खड़ी है और बीजेपी यानी महायुति कहाँ खड़ी है? क्या है आपका आकलन? आकलन पूछ रहा हूँ। देखिए दीपक भाई, कुछ जगह पे उम्मीदवार बदलेंगे, फॉर्म विड्रॉल होने तक मुझे लगता है कुछ जगह पे उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। कुछ जगह एक दूसरे के उम्मीदवार एक दूसरे के सिंबल पे भी जा सकते हैं जिताऊ उम्मीदवार के लिए। अभी तो पहला राउंड हुआ है, दूसरा राउंड हुआ है, तीसरा राउंड अभी बाकी है। तीसरे राउंड में सारी क्लियरिटी आएगी। लेकिन जितने टिकट अनाउंस हुए हैं उतने टिकटों के भरोसे मैं इतना तो कह सकता हूं कि आज भी महाविकास आघाड़ी को बहुत अच्छा एज है महायुति से, यानी इंडिया गठबंधन इज फार अहेड देन एनडीए गठबंधन। कम से कम 150 के ऊपर जा रही है महाविकास आघाड़ी, 150 के ऊपर। उस नहीं, महाविकास आघाड़ी 150 के ऊपर दिखाई देती है। बेसिक मुझे जो वो क्रश दिखता है इसका, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई सारे पैरामीटर्स एकदम ही महायुति के खिलाफ है। बेसिकली वोट ट्रांसफर, जब आप गठबंधन करते हैं तो आपका वोट ट्रांसफर होना चाहिए। वो वोट ट्रांसफर होता दिखाई नहीं देता क्योंकि भयावह झगड़े हैं, एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ इतने झगड़े हैं। खासकर जिसने एकनाथ शिंदे के लोगों पे, जैसे कल्याण की बात हुई थी, कल ही बात आपने की थी, गोली चलाई थी, उसके पत्नी को टिकट दिया गया है, बीजेपी के वहाँ एमएलए ठहराव पास किया उनने कि हम इसके खिलाफ काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि राइट नाउ महाविकास अघाड़ी लीड कर रही है, लीड कर रही है। कम से कम इनमें सीट होने के बाद बहुत कम सीटें होंगी जहां वोट ट्रांसफर नहीं होगा। बाय एंड लार्ज कई जगह वोट ट्रांसफर बड़ा अच्छी तरह से होता हुआ दिखाई देगा। कम से कम अभी तो लगता है जितनी सीटें हो गई उतनी। सुधीर जी लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये फाइट टफ है, कांटे की टक्कर है, या आपको भी लगता है कि महाविकास अघाड़ी लीड ले रही है, या आपको लगता है कि अमित शाह उनकी जो चाणक्य नीति है उस बदौलत बीजेपी आगे है, महायुति आगे है? कौन आगे है फिलहाल? हवा क्या है मुंबई की इस वक्त? देखो, मुंबई की हवा हमेशा बदलती रहती है। जिस इलाके में आप जाएंगे वैसी हवा आपको यहाँ पे मिलती है। आप डिसाइड करना कौन सी एरिया में आपको जाना है। तो दूसरी बात यहाँ पे इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग, बिकॉज अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली है, मेरे ख्याल से दिवाली के बाद में जो 15 दिन का जो कैंपेन का जो पीरियड रहेगा, उस पीरियड में हमको एक पल्पेबल, जिसे हम कहते हैं कि पल्स ऑफ द पीपल, जैसे महाराष्ट्र में जब 4-5 फेज में इलेक्शन था लोकसभा का, हर फेज के बाद अपने को पता चल रहा था कि कौन सी सीट में कौन ज्यादा आगे है, कौन पीछे है, बीजेपी कितनी पीछे पिछड़ रही है। इसके वजह से आपको याद होगा उस टाइम भी मैं कहता था कि महाविकास आघाड़ी को एज है और आगे बढ़ रही है, वो 24 से 25 से 25 से 30 तक जा सकती थी, क्योंकि पल्स वो समझता था, वो दिखता था। अभी मुझे ख्याल से वो दिख नहीं रहा, अभी उसको थोड़ा टाइम जाने दो।
टाइम लगेगा। टाइगर ने कहा कि उनको लगता है महाविकास अघाड़ी आगे है, लीड कर रही है, 150 के ऊपर जा सकती है। सुधीर सूर्यवंशी थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक रहे, शरद पवार टाइप रहे। इनका ये कहना है कि अभी दिवाली का फेस्टिवल है, धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। एक आप कह सकते हैं त्योहार का माहौल है। दिवाली के बाद 3-4 दिन मिजाज देखेंगे सुधीर सूर्यवंशी और तब मैं इनसे पूछूँगा कि भाई स्थिति क्या है? तो सुधीर जी ने कहा कि अभी नहीं, मैं आगे बताऊँगा कि माहौल क्या है। लेकिन टाइगर ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि महाविकास अघाड़ी को लीड है। टाइगर ने आज एक चीज़ और भी कही कि कोई मुकाबला अमित शाह और शरद पवार के बीच में नहीं है। वो हम टाइगर से बार-बार फिर पूछेंगे, फिर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, फिर लौटेंगे, फिर मैं उनसे एक रीअसेसमेंट उनसे लूँगा कि भाई अब क्या स्थिति है। और सुधीर जी ने तो आज प्रॉमिस किया है कि दिवाली के बाद वो माहौल देखेंगे और फिर वो अपने असेसमेंट को प्रेडिक्ट करेंगे। सुधीर जी आप आए और टाइगर आपने आज इतनी मसरूफियत के बाद हमको समय दिया। मैं वाक़ई अपने दोस्तों की तरफ से बहुत आभारी हूँ आपका, आप आते हैं। और जावेद अंसारी साहब हमारे साथ रहे, उनको किसी दूसरे शो में जाना था, लेकिन उन्होंने भी बहुत सी बातें आज कही। उन्होंने एक बात बड़ी बहुत ही समझदारी की कही। उन्होंने कहा कि देखिए 84 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए शरद पवार की एक हैसियत है, उस हैसियत पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था मिस्टर अमित शाह को, जिनकी उम्र मात्र 14 साल थी जिस वक़्त शरद पवार ने महाराष्ट्र की पहली बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। तो थोड़ा लिहाज़ करना चाहिए था अमित शाह को, ये मिस्टर अंसारी ने कहा। Thank you so much, Tiger, for joining this program. Thank you so much, Sudhir Survanshi ji, for joining this program. Thank you so much.